ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से हम लोग कंपनी लॉ के नेक्स्ट सेशन के लिए फिर से आए हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की करने वाले हैं। जो कंपनी के लिए होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली मैं आपको इसके लिए 2 ही वीडियो बना पाऊँगा अलग अलग, क्योंकि काफ़ी लेंदी होता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, जिसमें इसका नाम दिया जाता है चार्टर ऑफ द कंपनी। तो आपसे इनडायरेक्टली अगर पूछा जाए विच डॉक्यूमेंट इज नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी और व्हाट इज नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी, तो मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात की जा रही है। बेसिकली अगर हम बात करें कि कंपनी एज एन लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसकी आत्मा जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। कोई भी कंपनी को अगर जब आपके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उस समय ये 2 आर्टिकल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो शुरू करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो बात की जाती है उसमें आता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. It is the main document of the company, also known as charter of the company, and having 6 clauses. तो बेसिकली जो इसमें है 6 क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो पढ़ाए जाते हैं। तो मैं क्लॉजेस से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 बाय 1। पहला जो आपका क्लॉज है इसका नाम आता है नेम क्लॉज। 6 क्लॉजेस में सबसे पहला जो क्लॉज है वो आपका नेम क्लॉज है। इसका मतलब कंपनी का जो नाम रखा जाता है उसकी बात हो रही है। इसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। बेसिकली जब नाम रखने की बात आती है तो इतनी ईजी प्रोसेस नहीं है कि आपने नाम रख दिया आपका काम हो गया। जब कंपनी प्रपोज की जाती है उस समय जो कंपनी का नाम होता है जो प्रपोज किया जाता है उसके पीछे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि नाम कैसा होना चाहिए या कैसा नहीं होना चाहिए। उसको ही नेम क्लॉज में यहाँ पे हम बता रहे हैं। जैसे कंपनी की अवेलेबिलिटी जो नाम की है उसके पीछे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। देयर इज नो अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द सेम और अंडर द आइडेंटिकल नेम। ये आपका पहला क्लॉज है नेम क्लॉज के अंदर भी, कि किसी भी कंपनी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ में। दूसरी चीज जो इसमें आती है, नेम शुड नॉट बी कंसिडर्ड अनडिजायरेबल और प्रोहिबिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा नाम आप नहीं ले सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोहिबिट किया गया हो या फिर उसको किसी तरीके से अनडिजायरेबल माना जाता हो, ऐसा कोई नाम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दे दूं कि अनडिजायरेबल या प्रोहिबिटेड नेम से मतलब क्या होता है। यहाँ पर कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे WHO, UNO, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का नाम है वो, रॉयल वर्ड, ऐसी चीज़ों की अगर बात की जाए तो आप वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड होते हैं। इनके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है। इंडिया में जितनी भी कंपनी अगर आप देखोगे जिनके नाम के आगे ऐसे होते हैं, जैसे भारत है, इंडियन वर्ड है, हिंदुस्तान वर्ड है, ये सारी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां हैं, फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनियां हैं, जिनका पूरा जो अधिकार क्षेत्र है वो कंपनी का वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो अगर आप एज ए प्राइवेट कंपनी यूज़ कर रहे हैं तब तो आपको ये नाम मुश्किल ही है मिले, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से मिल सकता है। नेक्स्ट जो इसमें आता है, द नेम ऑफ द कंपनी इज नॉट हैविंग एब्रीविएशन सिमिलर टू एनी अदर कंपनी। कंपनी का जो नाम है उसका एब्रीविएशन, जैसे फॉर एन एग्जांपल BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब अगर आप एब्रीविएशन ले रहे हैं मान लीजिए, तो वो एब्रीविएशन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता हो, अदरवाइज कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। एक और चीज़ है, कंपनी के अंत में पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होना कंपलसरी होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो प्राइवेट होती हैं उनके पीछे लिखा होना कंपलसरी है। पब्लिक लिमिटेड में अगर पब्लिक लिमिटेड नहीं भी लिखा है, केवल ऐसे ही कंपनी का नाम लिखा है XYZ कंपनी, तो भी माना जाएगा कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। लेकिन प्राइवेट के में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ माना नहीं जाएगा, वहाँ पे आपको प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना कंपलसरी होता है। ये नेम क्लॉज के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, अदरवाइज आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी। ये आपके बाद मैं आपको दूसरा जो बता रहा हूँ वो होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। एक चीज़ और बता दूँ, इसमें और भी बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। अगर आप ND कपूर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें और भी मिलेंगी। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ जो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। सेकेंड क्लॉज की बात करते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ये जो क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जैसा कि इसका नाम इसको खुद एलेबोरेट कर रहा है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। एक चीज़ बता दूं, जो हमने एक बार टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे वहाँ बात कर रहे थे कंपनी कहाँ की मानी जाती है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, कहाँ की है, वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस की वजह से पता लगता है। अगर कंपनी एग्जांपल के लिए हम इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, और आपका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली, यानी कि जो आपका ऑफिस है वो आप दिल्ली दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर XYZ/1
दिल्ली 6 ये आपका एड्रेस है। तो अब कंपनी इंडियन कंपनी है और दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ऐसे ही अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई का है तो कंपनी इंडियन कंपनी है, मुंबई बेस्ड है। ऐसे ही गुजरात बेस्ड, यूपी बेस्ड, ऐसे कंपनी हो सकती है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब वहाँ पे उस कंपनी के जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है जो आप इसमें लिख के देंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वहाँ का माना जाएगा और कंपनी उस देश की मानी जाएगी जहाँ का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, जब भी आप कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस करेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा। उसके अलावा अगर आपके कोई रीजनल ऑफिसेस हैं तो उनका नाम भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर शुरुआत में ही प्रपोज करते समय आपके पास रीजनल ऑफिसेस के नेम है तो वो भी यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं थर्ड क्लॉज की तरफ। थर्ड होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। किसी भी कंपनी को अगर आप इस्टेब्लिश करते हो, बनाते हो, तो डेफिनेटली आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है उस कंपनी को बनाने का। तो इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है ऑब्जेक्ट्स को। पहला होता है मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है एंसिलरी ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बेस पर ही कंपनी लॉ डिसाइड करता है कि इस कंपनी को रजिस्टर करना है या नहीं। अगर आपका मेन क्लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत अच्छा है, तो ही आपको अप्रूवल मिलेगा कंपनी लॉ की तरफ से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेज में। दूसरा जो होता है एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आपको जो जो सब ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे या सहायक ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़े, एंसिलरी मतलब सहायक होता है, उनको बोलते हैं एंसिलरी ऑब्जेक्ट। और यहीं पर डिटरमाइन किया जाता है कि कंपनी रजिस्टर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप में से जो लोग अकाउंट्स के पहले से स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको पता होगा, उन्होंने फॉर्म्स ऑफ कैपिटल पढ़ रखी होगी, जिसमें ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप एंड रिजर्व कैपिटल आती है। ये जो 6 फॉर्म हम बात कर रहे हैं वो कैपिटल क्लॉज में इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजन बिहाइंड, जब भी कंपनी को बनाया जा रहा होता है उस समय आपको ऑथराइज कैपिटल फिक्स करनी होती है। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि अगर आपको कंपनी ऑथराइज कैपिटल कम रखी और फ्यूचर में अगर आपको कैपिटल की ज़रूरत और पड़ी और आप चाहते हैं कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ाएं, तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है और आप कैपिटल नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि अगर आपने कैपिटल बढ़ाई तो उसका एक और साइड इफेक्ट हो सकता है, ये एक्स्ट्रा आपको नुकसान हो सकता है। वो ये हो सकता है कि लोगों जो उन्होंने आपके यहाँ पैसा लगाया यानी कि शेयर होल्डर्स, उनकी लायबिलिटी भी बढ़ सकती है। और किसी भी हालत में अगर हमने आपको टाइप्स पढ़ाते समय 2 चीज़ें बताई थी, लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी। ऐसे किसी केस में आप उनकी लायबिलिटी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कैपिटल इंक्रीज करोगे, उनके पास ऑलरेडी शेयर्स होंगे तो उनकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तो उनकी लायबिलिटी आप बढ़ा नहीं सकते। इसलिए ये मान के चलिए ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके कैपिटल क्लॉज में अल्टरेशन हुआ। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऑथराइज कैपिटल में अल्टरेशन कर सकती हैं। तो बेसिकली कैपिटल क्लॉज में बताया क्या जाता है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, कंपनी शुरुआती में कितना इशू करेगी, कितना सब्सक्राइब करेगी, है ना, और मिनिमम आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा। इतनी सारी डिटेल आपको देनी होती है शुरुआत में जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए एमओए देते हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्लॉज आता है वो होता है लायबिलिटी क्लॉज। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेज इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटी। मैंने पहले भी अभी बताया था आपको 2 तरीके की लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर एंड लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी। तो ये चीज़ बहुत साफ लिखी गई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी एक्ट पढ़ाते समय कि आपको किसी भी तरीके का अल्टरेशन ऑथराइज्ड है ही नहीं। यानी कि एक बार आपने अगर लायबिलिटी तय कर दी, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी हो या लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर हो, आप उसमें अल्टरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरीके से चीटिंग होती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ में कि आप उनकी लायबिलिटी इंक्रीज कर दें। इसीलिए कैपिटल क्लॉज और लायबिलिटी क्लॉज दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है और दोनों में ही चेंजेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा माना जाता है। नेक्स्ट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है लास्ट और 6th वन, एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन ऑफ क्लॉज जब हमने इसेंशियल्स पढ़े थे उसमें पहला ही हमने पढ़ा था वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ पर्संस। एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स जो आपने डिसाइड किया होता है किसी भी कंपनी को बनाने के लिए। यानी कि प्राइवेट के केस में 2, मैक्सिमम 50, और अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अगर हम मिनिमम वाली जो रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, अगर उनसे नीचे आपकी संख्या आ जाती है तो आपका एसोसिएशन क्लॉज भंग हो जाता है, टूट जाता है। और अगर आपका एसोसिएशन क्लॉज टूट जाता है तो आप मान लीजिए आपकी कंपनी को कंपलसरी वाइंडिंग अप का सामना करना पड़ सकता है। तो एसोसिएशन क्लॉज इज नथिंग बट द नंबर ऑफ दोज पीपल, जो हम जब पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जो भी बनाना चाह रहे हैं उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। उन लोगों के नाम, उनके एड्रेस, उनकी कंसेंट
इस तरीके की डिटेल्स इसमें दी जाती है। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि जितने लोग भी आप लोग उस समय एसोसिएशन क्लॉज में लिख रहे हैं, इन लोगों को मिनिमम 1 शेयर खरीदना कंपलसरी होता है, तो ही ये एसोसिएट हो सकते हैं कंपनी के साथ में। अगर इनने मिनिमम 1 शेयर नहीं खरीद सकते तो फिर ये एसोसिएशन क्लॉज के अंतर्गत उनको नहीं रखा जा सकता। तो इन लोगों के नाम, इनके एड्रेस, इनकी कंसेंट, इनकी सारी डिटेल्स ये सब यहाँ पे मेंशन की जाती है। तो बेसिकली मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शॉर्ट में करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। और अगर आपको इसमें और कोई भी डिटेल पढ़नी है तो आप एनडी कपूर एलिमेंट्स ऑफ मर्केंटाइल लॉ की बुक उठाइए। आपको कोई भी डाउट आता है नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उसमें मुझे पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरीज होंगी मैं सॉल्व कर दूंगा आपको। आज के लिए हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तक के लिए वीडियो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।